आकिब जैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों को भी बता दूं कि आकिब जैदी साहब भारत के रहने वाले हैं, भारतीय हैं, लेकिन ईरान में रहते हैं लंबे अरसे से। स्कॉलर हैं और जंग के हालात जब थे, जंग जब चल रही थी, तब कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे दर्शकों ने देखा होगा। उन्होंने जो ईरान की तरफ से पक्ष रखा उन्हें सुना होगा। आज उन्हें हमने फिर से आमंत्रित किया है क्योंकि 131 दिनों के बाद अली खामेनेई सुपुर्दे खाक किया गया और बीते 72 घंटों में कुछ डेवलपमेंट हुआ। हमले हुए अमेरिका की तरफ से ईरान के कई इलाकों में और जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से। तो इन सारे मसलों को भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आकिब साहब। आदाब, कैसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब आपकी खिदमत में, आपके दर्शकों की खिदमत में भी आदाब अर्ज़ है। पहला सवाल तो आकिब साहब मैं ये समझना चाहूंगा, जो कल सुपुर्दे खाक किए गए, कल जो जिसमें बहुत सारे लोग थे, जनाजा तो 6 दिन तक निकला, अलग अलग जगहों पर गया, बहुत सारी तस्वीरें मैं देखता रहा। तो जैसे खबरों में मैं देख रहा हूं कि परिवार के कुछ लोग मौजूद थे, जो मुज्तबा खामेनेई की फैमिली के लोग। वो तो सिक्योरिटी रीजन से नहीं थे, तो कौन कौन लोग थे और थोड़ा कल के बारे में अगर बताएं, समझना चाहूंगा। जी हाँ, देखिए कल ये प्रोग्राम अपने आखिरी अंतिम चरण में पहुँचा वहाँ पर मशहद में। मशहद ये वो शहर है तकरीबन अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास है। ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है धार्मिक एतबार से, क्योंकि उसमें 8वें शिया जिनको इमाम मानते हैं, 8वें इमाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और उसी रोज़े के कॉम्प्लेक्स में शहीद आयतुल्लाह खामेनेई को दफनाया भी गया है। उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य शहीद हुए थे, उनको भी उसी कॉम्प्लेक्स में दफनाया गया है। दूसरी बात, इस शहर की अहमियत ये भी है कि ये उनका वतन है, यानी शहीद इमाम खामेनेई का वतन है, उनका बचपना, जवानी वगैरह वो इसी शहर में गुज़री है, तो ये भी उनका एक अटैचमेंट इस शहर के साथ पाया जाता है। इसमें ये जनाज़ा डिले के साथ इराक से पहुँचा, या ये आने वाला था कल रात या परसों रात मैं कहूँ, या कल सवेरे आने वाला था, लेकिन इसको आते-आते देर हुई। उसकी वजह ये है कि जो इराक में इस्तकबाल हुआ अजीत जी, वो बिल्कुल तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। इराक की आबादी के में 1 करोड़ लोग आ गए, यानी जो आप फिगर्स आपके खैर लोगों के सामने हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस मैं बताना चाहता हूँ कि इन 2 देशों की जनसंख्या अगर मिलाई जाए, तो उसके 1/3 पब्लिक रोड पर आई है, सफ़र करके आई है दूसरे शहरों में हिस्सा लेने के लिए। यानी अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होना है, तो 50 करोड़ की जनसंख्या जब आएगी रोडों पर, तब हम कहेंगे कि 1/3 पब्लिक आई है। यहाँ इन देशों की जनसंख्या कम है, तो उस एतबार से कम तादाद है, लेकिन परसेंटेज के एतबार से एक बहुत अज़ीम ये फिगर्स हैं जो आए हैं। मशहद में आखिरी चरण था, वहाँ पर भी जो है वो मिलियंस की तादाद में लोग पहुँचे। मुल्क के वो हिस्से जो मशहद के नज़दीक हैं, उन्होंने वहाँ पर जाना पसंद किया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ईरान में 3 शहरों में, बहुत अच्छा किया, क्योंकि किसी भी एक शहर में कैपेसिटी नहीं है इतने सारे लोगों को समाने की, उनको खिलाने की, उनको रखने की 1-2 दिन तक, जब तक कि वो ये प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम देर से शुरू हुआ मशहद में, क्योंकि इराक में बहुत देर से ये ख़त्म हो सका प्रोग्राम, और यहाँ पर भी चला। और आखिरी जो तकरीबन आप कह सकते हैं आधा किलोमीटर भी नहीं था, जो रोज़ा का कॉम्प्लेक्स है, सड़क का जो आखिरी आधा किलोमीटर है, वहाँ पर वो ट्रक आके अटक गई, आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। यानी इतना लोगों का उस वक़्त हुजूम था कि आखिरकार वो आखिरी आधा किलोमीटर हेलीकॉप्टर से तय किया गया है। वहाँ पर चौराहे पर हेलीकॉप्टर उतारा गया, पब्लिक को किनारे किया गया, और आधा किलोमीटर सिर्फ़ कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। फिर नमाज़े जनाज़ा हुई, खुद उस रोज़ा के कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर उसके कुछ अरसे के बाद वहाँ पर इमाम रज़ा की कब्र से कुछ फ़ासले पर उनके लिए कब्र तैयार की गई थी। वहाँ पर उसको उसमें दफ़नाया गया। इराक के ताल्लुक से अजीत जी मैं 1-2 बातें कह दूँ आपके दर्शकों के लिए, ये दिलचस्प होंगी कि देखिए इराक में आपके दर्शक जानते हो जंग रही है, उसके बावजूद ये हो रहा है, लेकिन वो तो जंग तो आज से 40 साल पहले थी। आज का इराक भी इस वक़्त जो अमेरिका का उसमें उसमें जो मुदाखलत है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। अभी चंद महीने पहले नूरी अल-मालिकी साहब बनने वाले थे प्राइम मिनिस्टर इराक के, लेकिन अमेरिका ने कहा हमें ये पसंद नहीं, तो अमेरिका के पसंद के आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अभी भी इराक का सारा तेल रेवेन्यू आप जानते हैं वाशिंगटन में पहले जमा होता है, वहाँ से बगदाद चिट्ठी लिख के मँगवाता है जितनी उसको पैसे की ज़रूरत है। आज और भी कैश अमेरिकी डॉलर में फौजी आता है वो। बिल्कुल नोटों में आता है, गड्डियाँ आती हैं नोट की, ताकि करप्शन और फैले इस देश में।
उसके अलावा वहाँ पे अभी भी अमेरिकी फौजी सालों से गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि इराकी पार्लियामेंट रेज़ोल्यूशन कई साल पहले पास कर चुकी है कि ये फौरन निकले, आज भी गैर कानूनी तौर पर अमेरिकी फौजी हैं इराक में। ऐसे देश में इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन का जनाज़ा उसको इस तरह से मजमा कांधा देता है। सरकार उसके लिए प्रोग्राम आयोजित करती है। खुद प्राइम मिनिस्टर जो है वेलकम करता है एयरपोर्ट पर जनाज़े को। प्राइम मिनिस्टर वेलकम करता है आईआरजीसी के बड़े-बड़े अफसरों को। आईआरजीसी को अमेरिका कहता है कि ये एक आतंकवादी संगठन है। उसके अफसरान को वो इराक का वो प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका ने वहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से सेट किया है, वो इस्तकबाल करता है। यानी ज़मीनी तौर पर हक़ाइक़ कुछ और हैं और अमेरिका का जो पावर का मीडिया में प्रोजेक्शन करने का जो खेल है वो कुछ और बताता है। लेकिन ज़मीन के हालात ये बताते हैं कि वही नारा अमेरिका मुर्दाबाद का जो फ़ारसी भाषा में तेहरान में लगता है, वही नारा अरबी भाषा में इराक की सड़कों पर गूंजता हुआ हमें सुनाई देता है। हालात बहुत-बहुत बदलते जा रहे हैं और आज़ादी की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ रहे हैं इस खित्ते के लोगों के। तो जो आपने आजादी। परिवार हाँ, के सॉरी। जी, जी, परिवार के ताल्लुक से जो आपने किसने हिस्सा लिया था, तो हमने इसमें देखा कि उनके बेटों ने यानी जो नए रहबर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी, उनके अलावा जो 3 बेटे शहीद रहबर के, तीनों ने हिस्सा लिया। ईरान के तीनों शहर में तीनों बेटे मौजूद थे नमाज़ जनाज़ा में और दूसरे प्रोग्राम में। और इराक में मैंने देखा कि कम से कम 1 बेटे तो मुझे विजुअल्स में नज़र आए, उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं मुस्तफ़ा ख़ामेनी साहब, वो मुझे वहाँ पर भी नज़र आए। उसके अलावा दूसरे जो उनकी वाइफ़ के फैमिली के, उनके जो समधियाने हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके दामाद शहीद हुए, बहू शहीद हुए, वो सब लोग भी इसके अंदर शरीक मुझे नज़र आए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। आकिब जैदी साहब, जैसे ईरानी जो मीडिया है, मैं देख रहा था प्रेस टीवी, उस पर क्लेम किया जा रहा है कि लगभग 30 मिलियन, मोर देन 30 मिलियन, एक्चुअली 3 करोड़ से ज्यादा लोग, आपने भी कहा 3 करोड़ से ज्यादा लोग ईरान में शामिल हुए इस जनाजा में। तो 9 करोड़ ईरान की आबादी है, तो सही आपने कहा 1/3। लेकिन एक इंप्रेशन बाहर की दुनिया को यह था 28 फरवरी के पहले, खासतौर से जनवरी में, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से एक तरह से वहां जो कुछ हो रहा है उसको लेकर बयानबाजी हुई, या पिछले साल जून में जो कुछ हुआ, कि वहां एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खामेनी के रिजीम से बहुत नाराज लोगों की है, जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या लिबरेशन चाहते हैं या बहुत तरह की उनकी आजादी पर पाबंदियां हैं उसके खिलाफ वो नाराज हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आई, इससे संदेश दुनिया को तो ऐसा जा रहा है कि जैसे इस जंग से ईरान में एक तरह से एकजुटता हो गई खामेनी के रिजीम के पक्ष में, भले आज की तारीख में मुजतबा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है अजीत जी, के इस जंग के कारण में ईरान और ज़्यादा ताकतवर हो गया और ताकत का एक अहम सोर्स और बेस है यही जो जनता में यकजहती और एकता बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। और मेरे ख़्याल में जो रिवॉल्यूशन के बाद के जो शुरू के 1979, 80, 81 वो जो पीरियड था जिसमें एकदम पीक पर थी वो यूनिटी, शायद उतनी या उससे भी बढ़कर इस वक़्त मज़बूत इरादा और यूनिटी देश में पैदा हो गई है। इससे अलबत्ता ये भी पता चल रहा है कि जो इससे पहले की खबरें थीं, जो जनवरी में जो यहाँ पर फ़साद हुआ या उससे पहले की जो खबरें थीं, वो खबरें भी सच नहीं थी। अजीत जी, मैं इस पर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ क्योंकि अब ये वाज़े हो गया है दुनिया के लिए कि यहाँ इस वक़्त ईरान में लोग यूनाइटेड हैं और अपने जो उनका निज़ाम है, जो शासन का सिस्टम है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है, उसकी हिमायत में ये एकजुट हो चुके हैं। ये अब वाज़ेह है। तो इसको लोग एक्सप्लेन कुछ करना चाहते हैं इस तरह से, कहते हैं कि एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट होता है। यानी जनवरी में अपनी जान देने को तैयार थी जनता ताकि ये सिस्टम खत्म हो जाए, नाबूद हो जाए। और वही जनता मार्च के महीने में अपनी जान देने को तैयार थी ताकि यही सिस्टम बाकी रहे। ये एक एक्सप्लेनेशन पेश किया जा रहा है और उसके लिए नाम भी एक फैंसी सा रखा है, कह रहे हैं रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट है। कह रहे हैं एक मानसिकता की एक कैफियत होती है, जज़्बात में आकर लोग ऐसे हो जाते हैं, अपने आपसी इख्तिलाफ छोड़ देते हैं और सब साथ में हो जाते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि कुछ हद तक इस बात में सच्चाई है, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली कि जिसको खत्म करने के लिए इंसान मर मिटने को तैयार है, अब उसको बचाने के लिए भी मर मिटने को तैयार है। इतनी बड़ी तब्दीली, इतनी बड़ी संख्या में ये चीज़ जो है वो ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ हो नहीं सकती। इसीलिए मुझे लग रहा है कि या जहाँ ये भी पता चल रहा है कि आजकल बहुत यूनिटी है, मैं मानता हूँ, बढ़ गई है जंग के बाद यूनिटी। ये भी पता चल रहा है कि वो तस्वीर जो हमको इससे पहले बताई गई थी, पूरी डिसयूनिटी की, वो भी गलत थी साथ में।
और जहाँ तक रैली अराउंड द फ्लैग की बात है, अगर हम रैली अराउंड द फ्लैग को सही माने, और मैं भी उसको कुछ हद तक सही मानता हूँ, उस हद तक नहीं जिस तरह लोग बताते हैं, लेकिन कुछ हद तक सही। तो सवाल ये उठता है कि इराक में इतना बड़ा क्यों मजमा आया इस जनाजे के लिए? इराक की जनता ने 4 महीने की जंग में इतना साथ क्यों दिया है ईरान का? पता चलता है कि अगर कोई रैली अराउंड द फ्लैग हो रही है, तो वो फ्लैग ईरान का या इराक का, कंट्री के फ्लैग नहीं अजित जी, वो आदर्श का फ्लैग है। वो करबला की वैल्यूज़ का फ्लैग है, कि उसके लिए कोई सरहद और सीमा और कोई बाउंड्री नहीं होती है। दुनिया में आप किसी भी मुल्क के आप जो है वो नागरिक हो सकते हैं, लेकिन आप इंसानी आदर्शों के, करबला के आदर्शों के फ्लैग के इर्द-गिर्द आप रैली कर सकते हैं। और इस खित्ते की जनता इसको देशों के दरमियान की लड़ाई नहीं देख रही है। ये आज के ज़माने के हुसैन और आज के ज़माने के यज़ीद के दरमियान एक मुकाबले की शक्ल में देख रही है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, लेबनान हो, यमन हो, या हत्ता मेरा मानना है सऊदी अरब की भी जो आम जनता है, वो बड़े पैमाने पर इसी रेजिस्टेंस एक्सिस के फेवर में हमें नज़र आएगी। अब आते हैं वो घटनाक्रम जो बीते 72 घंटे में हुए, 7 की रात, 8 की रात। जिस तरह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए, क्योंकि वो ओमान के वाटर में नेविगेट करते हुए अमेरिका उनको पास करा रहा था। आईआरजीसी ने अटैक किए, ऐसा अमेरिका का आरोप है। और उसके बाद अमेरिकी जेट्स ने ईरान में कई शहरों पर बम गिराए, बंदर अब्बास से लेकर चाबार तक, और अलग अलग जगह लंबी लिस्ट है। और काफी तबाही मचाई, कहा जा रहा है 90 से ज्यादा बम गिराए रिटेलिएशन में, ईरान की तरफ से 80-90 बम बरसाने की या मिसाइल या ड्रोन से हमले की बात है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि ईरान भी एमओयू के कुछ पहलू को डिसओबे कर रहा है, या रिजिड है, जिसकी वजह से फिर से कोई जंग के हालात बन सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि ये एमओयू अब खत्म हो गया? देखिए, एमओयू के बारे में भी मैं बात करना ज़रूरी है, मैं भी आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब भी दूँगा। लेकिन ये जो हमले हुए हैं, इसका एक हिस्सा, इसका सबब जो है वो हॉर्मोज़ में और एमओयू में पाया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी कुछ अर्ज़ करूँगा। लेकिन पिछले ही हमारे टॉपिक जिस पर हम जनाज़े की बात कर रहे थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर रहा है पिछले 3-4 दिन के हमलात में जो अमेरिका ने किए। क्योंकि अमेरिका ये समझ रहा है, ईरान के दुश्मन ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये जनाज़ा सिर्फ़ जनाज़े का प्रोग्राम नहीं था, ये एक शक्ति प्रदर्शन भी था। वो समझ रहा है कि न सिर्फ़ ये कि शक्ति प्रदर्शन था, बल्कि इस जनाज़े के ज़रिए ईरान और उसके साथियों की शक्ति और ताकत में इज़ाफ़ा भी हुआ है। जब इतना पब्लिक सपोर्ट, वो भी अक्रॉस द बॉर्डर, जब इस तरह से डिस्प्ले होगा, कि जब बमबारी भी चल रही है उसके बावजूद लोग उसी तरह से आ रहे हैं। आपके दर्शक जानते हैं कि जो आखिरी रात जो बमबारी हुई है, वो उस रेलवे लाइन को टारगेट किया गया है जो मशहद तेहरान से जाने मशहद वाली जाती रेलवे है। लाइन को, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और शायद ये कम आया न्यूज़ में, लेकिन 2 हाईवे की ब्रिजेज़ जो साउथ ऑफ द कंट्री से मशहद जाती है, उनको भी टारगेट किया गया। ये शायद न्यूज़ में मैंने देखा कम कवर हुआ है। तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मशहद जाने के लिए यूज़ हो रहा था, उसको टारगेट किया गया। एक शहर और मशहद के नज़दीक, जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ लोग अपना नाश्ता, चाय वगैरह करते हैं, फिर मशहद आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर भी एक हमला हुआ उसी दौरान। शायद बाहर मीडिया में कम ये चीज़ें कवर हुई। ये मकसद क्या है? ये यहाँ की जनता इसको देख रही है, ये देख रही है कि ये एक बौखलाहट का ये निशानी और अलामत है कि वो डर और खौफ, भई क्या ट्रम्प ये नहीं समझ रहा है, ट्रम्प आया हुआ था यहीं पर अंकारा में, टर्की में, और नेटो की समिट है, और नेटो ने एक नई पॉलिसी और नए अप्रोच का ऐलान किया। लेकिन ईरान का जो दुश्मन मीडिया भी है, वो उसको सेकंड हेडलाइन बनाता है। फर्स्ट हेडलाइन किस चीज़ को बना रहा है? अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के अंतिम संस्कार के प्रोग्राम ही रहा चंद दिन तक सबसे बड़ी हेडलाइन। क्या ये आसान है हज़म करना अमेरिका के लिए, ट्रम्प के लिए? क्या वो समझ नहीं रहे क्या संदेश है? क्या वो देख नहीं रहे थे कि हर शहर में काला लिबास है, लेकिन हाथ में लाल झंडा है, लाल परचम है, कि जिसके ऊपर इंतकाम का मुतालिबा है। कई सारे परचमों पर तो जानबूझकर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि वो मैसेज एकदम क्लियरली अमेरिका तक और वेस्ट तक पहुंचे। कि उसपे क्या लिखा है आपके दर्शक भी देख उसमें चुके। वी विल किल यू ट्रम्प, ये सब भी लिखा हुआ था। तभी तो ट्रम्प ने कहा कि मैं बिल्कुल। उनकी टॉप हिट लिस्ट में हूं। और इसीलिए जब ट्रम्प अंकारा से निकले तो क्या उन्होंने अचानक किया, जिस हवाई जहाज से वो आए थे, जो कतर ने जो एयरफोर्स वन बिलियन बदल डॉलर दिया, पता नहीं, कतर के गिफ्टेड प्लेन को बदल के पुराना एयरफोर्स वन बुलवाया।
पुराना, क्योंकि वो पुराना तो है लेकिन सिक्योरिटी के एतबार से उसके हुँ, सिस्टम ज़्यादा अभी भी एडवांस्ड हैं। उसमें बैठकर वो हुँ, गए तो कहाँ तक गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड पर फिर उतरे, हुँ, फिर अपने नए पसंदीदा अय्याशी वाले हवाई जहाज़ में फिर शिफ्ट हुए इंग्लैंड में, जहाँ उन्हें लगा कि अब मैं ईरान से दूर हो गया। हुँ, तो ईरान में इन हमलों को ये बौखलाहट, डर और खौफ का भी एक नतीजा देखा जा रहा है, जो ट्रंप और उनके साथियों में इस वक़्त महसूस हो रही है। हेग्सेट हेग्सेट अंकारा से जाने वाला था तेल अवीव, अचानक वो कैंसल कर देता है। ये ईरानी इसको यूँ एनालाइज़ कर रहे हैं कि हमारी शक्ति के प्रदर्शन की वजह से ये घबराहट और बौखलाहट है कि ये सारे सफ़र चेंज हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं, और जो हमले रेलवे लाइन वगैरह पर किया है, अब तो आपके दर्शक सब अच्छी तरह ईरानी अवाम को जानते हैं। जितना इनको नाबूद करने के लिए धमकी दोगे, कहोगे हम तुम्हारे ब्रिज को नाबूद करेंगे, तुम्हारे पावर प्लांट को नाबूद करेंगे, वो वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बम गिरने वाले हैं। तो ये तो पता है कि ये धमकियों का असर, ये एक ज़माने में कहा जाता था ईरानियों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ये बात सही नहीं है। ईरानियों पर असर होता है, वो असर ये है कि उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, मुकाबला करने का जज़्बा उनका और भी बढ़ जाता है। तो वही हुआ, हुँ, और भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया मशहद के प्रोग्राम में, और भी ज़्यादा जोश और जज़्बे के साथ। देखिए, ये जज़्बात का भी एक प्रदर्शन था, ये एक शऊर और इरादे का भी प्रदर्शन था, क्योंकि जो मुतालिबा इसके अंदर हो रहा है, वो जंग को आगे बढ़ाने का है और इंतकाम लेने का है। जो आपने कहा बैनर पर जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो हर तरफ है, और सिर्फ़ पब्लिक नहीं, यहाँ के चीफ़ जस्टिस का स्टेटमेंट आया आज से 3 दिन पहले, कि जिसमें उन्हीं ने सराहा पब्लिक को कि उन्हीं ने इस किस्म का डिमांड रखा है, और उन्हीं ने आश्वासन दिलाया है कि ये चीफ़ जस्टिस ये कह रहा है कि जिसका काम है कि इंसाफ़ दिलवाना, कि हम इस चीज़ को अपने तौर पर परस्यू करेंगे, कि जो मुजरिम हैं, चाहे वो शहीद इमाम खामेनी के मुजरिम हों, मीनाब की बच्चियाँ हों, या जो भी दूसरे हैं, ये तो सिर्फ़ ईरान की हद तक है। इनके जुर्म तो फ़िलिस्तीन में तो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं। इसका हुँ। इनको अदल और इंसाफ़ जो है, वो दिलाने के लिए हम अपने तौर पर कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन जो पोस्टर थे वो तो सीधे-सीधे ट्रम्प की किलिंग की बात कर रहे थे ना। अब वो तो मतलब फिर तो ये एक दूसरी कहानी हो गई। एक तो पहले तो ईरान या ईरान की आईआरजीसी के बूते की बात नहीं है ट्रम्प को सीधे अटैक करना। तो आप पोस्टर लगाना अलग बात है, बट अमेरिका ईरान से 10,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर दूर है, वो पास में तो है नहीं वेस्ट एशिया में। देखिए, ईरान ने अभी जो इस 40 दिन की जो लड़ाई ख़त्म हुई और अभी जो है 4 महीने तक दूसरी शक्ल में जारी है। अजीत जी, आपने देख लिया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस ने बहुत कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। कौन सोच सकता था कि इस तरह से अमेरिका को शिकस्त दे सकता है? मुझे कोई डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि ये एक्सिस अगर ये इरादा करे कि किसी काम को अंजाम देना है, चाहे वक़्त लगे, लेकिन वो उसको परस्यू करेगा। खुद मेरा अनुमान है कि इसको लीगल चैनल के ज़रिए ही परस्यू किया जाएगा। यानी ईरान के अंदर इस पर पूरी कोर्ट बैठाई जाएगी और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसके बाद सज़ाए मौत सुनाई जाएगी मुजरिमों को, और उसके बाद वो इंटरनेशनल चैनल्स के ज़रिए, अगर वो कोऑपरेट करे तो उनके ज़रिए, और नहीं तो अपना चैनल बनाकर उस लीगल फैसले को, उस जुडिशियल फैसले को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए कदम बढ़ाएँगे। ये मेरा पर्सनल अनुमान है, कुछ निशानियाँ मैंने इसकी देखी हैं, लेकिन आगे वक़्त बताएगा कि इसको कैसे सिस्टम परस्यू करेगा, क्योंकि इसको सिर्फ़ एक पब्लिक डिमांड की हद तक हम ना देखें, बल्कि ये आहिस्ते-आहिस्ते स्टेट पॉलिसी की शक्ल इख्तियार करती जाएगी। अभी इसमें बहुत काउंटर सवाल होंगे जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। ये थोड़ी नामुमकिन सी बात है कि ईरान एक इंटरनेशनल कोर्ट बना ले अपने यहाँ और ट्रंप को सजाए मौत की सजा सुना दे, फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा सुना दे, और उसके बाद ईरान उसको एग्जीक्यूट करे वाशिंगटन डीसी में जाके। उसके लिए ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट है, लेकिन वहां की प्रक्रिया प्रावधान आप जानते हैं। लेकिन चलिए, उस पर अभी लंबी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ट्रंप ने इसीलिए शायद कहा कि मैं उनकी हिट लिस्ट में हूं। तो आगे क्या होगा हम बात करेंगे। वापस लौटते हैं हम एमओयू पर, कि जी एमओयू हाँ। का उल्लंघन करने का आरोप है। एमओयू में जो 5 नंबर पर एमओयू है, उसके हिस्से मेरे पास हैं, जिसमें 60 डेज तक ईरान को सेफ पैसेज देना और वहां से जो जहाज गुजरे सुरक्षित आवागमन बिना किसी टोल के गुजरने की जिम्मेदारी ईरान की थी, गुजारने की, जाने देने की। लेकिन वहां 3 जहाजों पर हमले हुए, जिसमें एक सऊदी का झंडा था, एक कतर का था, एक और कोई था। तो एक तरह से एमओयू का उल्लंघन का आरोप ईरान पर है, और उसके बाद अमेरिका जी ने हाँ, हमले किए और तो जंग के हालात फिर बन गए 72 घंटे में। सही। देखिए, ईरान इसको एमओयू का उल्लंघन देख रहा है, लेकिन वो उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहा है अमेरिका को। और उसका यही जो 5वां नंबर पॉइंट है एमओयू का, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, ईरान कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो भी शिप गुज़रना चाहे वो गुज़र सकती है, लेकिन हमारे अरेंजमेंट के तहत,
बगैर पैसे दिए हुए, लेकिन हमारे साथ कोऑपरेट करके हम जो उसको बताएँगे, यहाँ से इस रास्ते से निकलो, इतने बजे निकलो, जो भी है वो हम करेंगे। और ये करने को हम तैयार हैं। कितनी सारी शिप्स आज भी गुजर रही हैं हमारे साथ कोऑपरेट करके। लेकिन अमेरिका जानबूझकर उस 5वें नंबर का जो पॉइंट है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती ओमान के साहिल से, ओमान के तट के किनारे से निकाल रहा है कुछ शिप्स को, ताकि एक सेकंड रूट बने कि जिसमें ईरान की उस पे निगहबानी और सरपरस्ती न हो। और इस तरह से जो ईरान का नियंत्रण है होर्मुज़ पर, उसको वो खत्म करना चाह रहा है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने अगरचे ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है कि हमने स्ट्राइक किया है उन शिप्स को, लेकिन सभी का मानना है कि ईरान या ईरान लिंक्ड किसी फोर्स ने उसको मारा है। ईरान ने डिनाई भी नहीं किया है। तो शायद रीजनेबल एज्यूम करना कि हाँ, ये हमला ईरान की ही जानिब से हुए थे। तो ईरान इसको अमरीकी उल्लंघन का रिएक्शन बताता है, और जिसके नतीजे में जब अमरीका हमला करता है, तो ईरान कहता है ठीक है, तुमने हमें हमला किया है, हम भी पलटकर वार करेंगे। और वो ईरान करता है, वहां पर बात खत्म हो जाती है। 3-4 दिन लगातार ऐसा रहा है। नतीजा ये हुआ है कि कल से ओमान के किनारे से गुजारने की कोशिशें खत्म हो गई हैं। अब जो रिपोर्ट आई है कि अब सारी शिप्स जो भी जा रही हैं, वो ईरान के ही इंतजाम और अरेंजमेंट के तहत होर्मुज से गुजरती जा रही है। और जहां तक उल्लंघन की बात है अजीत जी, एक मैं बस एक काउंटर सवाल है पहले, एक जी काउंटर फरमाइए अच्छा, चलिए फरमाइए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, जहाँ तक उल्लंघन की बात है, वो तो खैर आपके सामने, आपके दर्शकों के भी सामने ये बात है कि उल्लंघन, यहाँ हम सिर्फ बंद नंबर 5 की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 14 पॉइंट्स हैं। बाकी अक्सर पॉइंट्स में जिम्मेदारी अमल करने की अमेरिका की है, जिसमें सबसे पहला तो वो लेबनान वगैरह का मसला है, या दूसरे और चीजें, वेवर है, ब्लॉक पैसा जो ईरान का ही पैसा है, उन सब में अमेरिका ने खुलकर उल्लंघन किया है और वो दुनिया के सामने मौजूद है। अब एक काउंटर सवाल है कि टेरिटोरियल वाटर है, जो जी हिस्सा बताइए। ईरान के हिस्से का टेरिटोरियल वाटर है, अगर उसके इधर ओमान के हिस्से का टेरिटोरियल वाटर है, वहां से एक शिपिंग रूट ओमान की सहमति से अमेरिका ने बनाया और वहां से वो गुजार रहे थे जहाज को, तो इसमें ईरान को क्यों रिटेलिएट करना चाहिए? ईरान के की वाटर टेरिटरी में वो जहाज थे नहीं, तो इसका मतलब ईरान चाहता है कि पूरा जो नैरो स्ट्रेट है, जिसमें ओमान का आधा आधा ईरान का, उसको पूरा कंट्रोल ईरान करे। वो साझा कंट्रोल होगा ना, आधा ईरान आधा ओमान। ओमान ने उनको अनुमति सही, दी उन जहाजों को जाने की, ओमान से कोऑर्डिनेट सही। करके वो जा रहे थे, ईरान ने उसके बाद अटैक किया। जी। देखिए, इसके लिए ईरान जो अपना नज़र पेश करता है, वो स्पष्ट है। ईरान कहता है कि जो एमओयू का 5वां बंद है, वो ये नहीं कहता कि ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुज़ारने के लिए सिर्फ़ ईरान का अरेंजमेंट होगा। वो कहता है कि पर्शियन गल्फ से लेकर सी ऑफ ओमान, आप वर्डिंग अगर देखेंगे, और सी ऑफ ओमान से वो मेरे लेकर पास है, पर्शियन हाँ। गल्फ तक, जी हाँ, जो भी ट्रांजिट होगा, उसमें कोई जिक्र नहीं है कि ये ईरान के टेरिटोरियल वाटर, ये पूरे उस रीजन में कहीं भी ट्रांजिट होगा, तो ये ईरान की व्यवस्था के ही तहत होगा। और फिलहाल 60 दिन तक ईरान इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेगा। तो ईरान कहता है, ये स्पष्ट है बात, कि हम अभी जंग की हालत में हैं। हमने एक एमओयू अपने दुश्मन के साथ साइन किया है। उस एमओयू में ये नहीं लिखा है कि हमारी टेरिटोरियल वाटर की हद तक अमेरिका ने रजामंदी दी है। अमेरिका की रजामंदी पूरे उस रीजन के लिए है। इसलिए अगर वो कोशिश जो भी की उसने ओमान के किनारे से गुजारने की, ये एमओयू का उल्लंघन है और उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया, और हमारी बात सही थी। ये ईरान का यहाँ पर स्टैंड है, और आप देखेंगे कि टेक्स्ट भी इसी चीज को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और नहीं, दूसरी जो बात, आप ये कह रहे हैं ईरान कह सही रहा है, है भाई, मेरे पास वो टेक्स्ट है सामने, पॉइंट नंबर 5, एक्चुअली टोटल 14 पॉइंट सारे हमारे पास हैं। अब इसी जी हाँ, पॉइंट नंबर 5 है, इसी को दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ईरान कह रहा है कि अरेंजमेंट जो इसमें है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल कंडक्ट डायलॉग विद द सल्तनत ऑफ ओमान टू डिफाइन द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैरीटाइम सर्विसेज इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन डिस्कशन विद अदर पर्शियन गल्फ स्टेट, जो भी है। तो यह है कि जी, सहमति से ईरान करेगा, और 60 डेज के लिए द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल कंडक्ट डायलॉग, ये तो मैंने बताया। उसी में है कि 60 डेज के लिए जो भी पैसेज देगा और जाने की सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगा बिना किसी फी के। अब सवाल उठता है, बिना किसी इसी फी को के। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है और इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है।
जी हाँ, दोनों पक्ष अपने-अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, ये आपकी बात सही है। लेकिन वो चीज़ जो टेक्स्ट जिस इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो ज़ाहिर-सी बात है ईरान है। ईरान जो है डिफेंसिव पोज़ीशन में है, ईरान के ऊपर एक नाजायज़ हमला हुआ है, ईरान के अंदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट हुई है। अभी भी वो हमलों का सिलसिला जारी है, वो खतरे में है। अमेरिका एक बेलगाम न्यूक्लियर पावर है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए ईरान अपने वजूद के लिए ये ज़रूरी समझता है कि वो सख्त कंट्रोल और नियंत्रण हॉर्मोज़ पर रखे और किसी हालत में वो इसको छोड़ने नहीं वाला है, चाहे उसके नतीजे में अमेरिका उसको कितना भी सताने की कोशिश करे। और याद रखें इसमें साथ में अजीत जी के ये इस कहानी का एक पहलू जो है अमेरिका के अंदर भी अभी चल रहा है। इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है, एसपीआर जिसको कहा जाता है, वो 17 जून के एमओयू को अब साइन किए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं अजीत जी, लेकिन अभी भी वो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व दिन-ब-दिन घटता जा रहा है। अभी तक ईरान ने ऐसा नियंत्रण रखा है ऑयल सप्लाइज़ के ऊपर कि अमेरिका में कम से कम उसका फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। तो जिस घबराहट की वजह से ट्रम्प साहब और उनके साथियों ने 17 जून का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और अब वो अकड़ रहे हैं जैसे कि अब तो हम जीत गए, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो डेटा दिखा रहा है कि एसपीआर अभी भी गिरता जा रहा है। ये उनके लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक-टिक है कि जिस जो पैनिक जो उनकी हो रही है, भई ये जो शिप्स को गुज़ार रहे हुए ओमान के किनारे से, याद रखिए कि ये शिप्स को जबरन गुज़ार रहे हैं। शिप्स के ओनर जो हैं बिहाइंड द सीन शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें धमकी देकर ये शिप्स बढ़ाई जा रही है क्योंकि हमें पता है कि खतरनाक है और आपको तो पता है कैपिटलिस्ट बल्कि एक कहावत होती है ना कैपिटल इज ऑलवेज अफ्रेड ये हमेशा कहा जाता है जहां पर सरमाया है जहां उद्योगपति है वो घबराता है अपने किसी भी सामान को नुकसान पहुंचे उसके बावजूद वो जबरन ये शिप्स को गुजार रहे हैं और उसका जो खमियाजा है वो इन मालिकों को और इन देशों को भुगतना पड़ रहा है। ये अमेरिका का तरीका है कि दूसरों के कंधे पर रख के अपना काम चलाना। देखिए, जिस ढंग से ईरान की तरफ से 3 जहाज़ों पर हमले हुए और उसके बाद रिटेलिएशन में जिस ढंग से ट्रंप ने कहा कि ये एमओयू खत्म हो गया और उसके बाद अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक हुआ ईरान के अलग-अलग इलाकों में और जो फिर जंग के हालात बने। दर्शकों को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ईरान ने गलत किया, कुछ लोगों को लगेगा कि ईरान ने सही किया। जो एमओयू है जिसका ज़िक्र उन्होंने किया, पहली 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Upon the signing of this MOU, Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only from Persian Gulf to the Sea of Oman, vice versa. इसमें अगर देखेंगे तो लिखा है कि ईरान ये अरेंजमेंट करेगा 60 दिन तक पर्शियन गल्फ से और सी ऑफ ओमान से ताकि वो बिना फी के बिना टोल के गुजरे। अब यही पेच है क्योंकि अमेरिका ने ओमान के हिस्से के टेरिटोरियल वाटर है जहाजों को गुजारने के लिए एक दूसरा पैसेज बनाने की कोशिश की अल्टरनेट रूट। ईरान को लगा कि ये वैकल्पिक रूट बन रहा है और ईरान ने हमला किया और उसके बाद जो हुआ सामने ये भी खबर आई थी परसों कि बहुत सारे जहाज जो उस कतार में थे उस रूट से गुजरने के लिए जैसे ही ईरान की तरफ से स्ट्राइक हुई बहुत सारे जहाज वहां से वापस लौटे और जो अभी जैदी साहब कह रहे हैं कि फिर ईरान के रास्ते से लौट रहे। बहरहाल तो जैदी साहब आखिरी सवाल, क्या फिर से कोई ऐसी आशंका दिख रही है? बहुत सारे उस 14 पॉइंट में ये भी है ना जिसका जैसे आप कह रहे हैं ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 अरब की बात है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सैंक्शन हटाने की बात है, तो इसमें बहुत सारी चीजों पे तो शायद अभी कोई प्रोग्रेस उस तरह से दिखे नहीं है। जो फ्रीज एसेट हैं उसको रिलीज करने की बात है, तो ये तनातनी फिर बढ़ सकती है आगे। तो अब आपका जो सवाल है कि आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा मुझे मेरा अंदाजा बहुत सारे, मैं पहले आपको बता दूं ईरान के अंदर जनता क्या सोच रही है। ईरान के अंदर जब 17 उनको साइन हुआ तो जनता का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन मेरा अनुमान यह है और जो ओपिनियन पोल्स है वो भी दिखा रहे हैं एक माइनॉरिटी, लेकिन एक लार्ज माइनॉरिटी थी जो 17 जून के एमओयू से राजी नहीं थी और उसका मानना था कि और मुकाबला जारी रहना चाहिए, तब जब मुकम्मल शिकस्त हो जाए अमेरिका की तब इसको कुछ साइन होना चाहिए। उसके बाद से ये संख्या अब बढ़ के मेजॉरिटी में तब्दील हो गई है और अब ईरान में मेजॉरिटी का ये मानना है कि पिछले 3 हफ्ते का तजुर्बा ये दिखा रहा है कि अमेरिका जर्रा बराबर इरादा नहीं रखता है एमओयू के किसी भी बंद पर अमल करने का, पूरी तरह उल्लंघन करने का इरादा है और अमेरिका को सिवाय दबाव में और मजबूरी में
कुछ करने की उससे कोई आशंका और उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो अभी अमेरिका से कोई भलाई की तवक्को नहीं हो सकती जब तक कि उसको एकदम और मजबूर ना किया जाए। इसलिए इस वक़्त मैं जो पूरे ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ईरान की जनता की मेजॉरिटी समझती है कि जंग होगी और समझती है कि जंग होना अब ज़रूरी भी है, ताकि अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त वेस्ट एशिया में हो सके और फिर अमन और अमान यहाँ पर कायम हो। ये कैसे होगी? 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो मैंने बताया कि जो अमेरिका के पेट्रोलियम रिज़र्व्स अभी भी गिरते ही जा रहे हैं। अभी तक जो उसका क्राइसिस था रिज़र्व्स का, कि जो ट्रंप ने खुलकर कहा, जब जब लोगों ने एतराज़ किया कि आपने ईरान के फ़ेवर में ऐसा एमओयू को क्यों साइन कर दिया? ये तो सरेंडर आपने कर दिया। अपने बचाव में क्या कहा था कि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व बहुत कम हो गए थे। 3 हफ्ते हो गए हैं, वो और भी कम हो गए हैं, यानी उसमें कोई भलाई नहीं आई है। तो एक तो ये है, एक इम्कान ये है कि अमेरिका जब नाकाम हो मान जाएगा कि हम होर्मुज़ को अपनी मुट्ठी में वापस लेने को लेकर हम पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए, तब वो दूसरे बंद पर अमल करना शुरू करेगा। लेबनान है या दूसरे पैसे का वगैरह मामला है, और उस वक़्त इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो हालात पैदा होंगे, ज़ायनिस्ट लॉबी और नॉन ज़ायनिस्ट लॉबी के दरमियान जो कशमकश होगी, उसके नतीजे में जंग छिड़ेगी। ये एक एक्सपेक्टेशन हम समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि ईरान खुद, क्योंकि ईरान के पास इस वक़्त उल्लंघन जो अमेरिका की तरफ से हुआ है, हॉर्मुज़ छोड़कर दूसरी बातों में भी पूरी लंबी सी लिस्ट है। आप जानते हैं कि जो उन्हीं ने उसमें मेरे ख़्याल में 10 नंबर का जो पॉइंट है एमओयू में, जो कहता है कि 60 डेज़ का वेवर मिलेगा ईरान को तेल बेचने के लिए, वो तो 4-5 दिन हम्म, पहले उसने ख़त्म ही कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। चंद हम्म, दिन के लिए दिया, 2 हफ्ते के लिए, हम्म, फिर उसको ख़त्म कर लिया। बंद हो गया। तो हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उल्लंघन हम्म, अमेरिका के साइड से तो ऑलरेडी उसकी बहुत लंबी फ़हरिस्त है। तो मुमकिन है कि ईरान हम्म, खुद एक पोज़ीशन पर आए और कहे कि इतने उल्लंघन इतने लंबे अरसे तक हो गए हैं और अब हम एमओयू से निकल रहे हैं और वहाँ से जंग शुरू। तो ये 2 ब्रॉड हम्म, सिनेरियो नज़र आते हैं, लेकिन तकरीबन सबका मानना है कि जंग का इम्कान ही दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और ईरान की जनता में बड़ा हिस्सा इसको इस निगाह से भी देख रहा है कि ये अब ज़रूरी है, गरचे नुकसान तो होगा, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन ज़रूरी है और बड़े नुकसान से बचने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो दावेदारी है, ईरान की तरफ से जिस तरह से हमले हुए, फिर अमेरिका ने कहा कि ये एमओयू खत्म हो गया, ट्रंप के बयान हैं, तो इन सब के बाद जो कुछ हुआ बीते 72 घंटों में, इसके बाद आगे क्या ऐसी स्थिति फिर दोबारा बन सकती है, इस पर नजर होगी। हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर वक्त देते हैं और हमारे दर्शकों को समझाने में मदद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, शुक्रिया।